बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स पास करेगा उसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो बेटे प्रीवियस टॉपिक में हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फ्लक्स हमने देखा था, इट इज़ एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। बट एक बात बताता चलूँ कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास जो एरिया है वो फ्लैट हो। अगर एरिया फ्लैट नहीं होगा तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि इस फार्मूले के अप्लाई होने की कंडीशन है द एरिया शुड बी फ्लैट। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तो बेटे स्फेरिकल सरफेस है, चार्ज इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो एरिया फ्लैट नहीं है बल्कि ये हमारे पास जो एरिया मिल रहा है वो स्फीयर की फॉर्म में मिल रहा है। तो हमने तो कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला अवेलेबल है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। जब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा तो हम लोग इसका फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। बट ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब एरिया क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। तो बेटे एरिया को फ्लैट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सारी स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे ये सामने मैंने एक पैच बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हम छोटे एन पैचेस बना लेंगे। तो जब हम छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे तो क्या होगा, हर पैच का एरिया जो है वो फ्लैट हो जाएगा। जैसे एक और पैच मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये देखें, ये मैंने एक और पैच बना लिया। ये देखें स्फेरिकल से हमारे पास एरिया जो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करना है कि एरिया हमें क्या मिले, फ्लैट मिले। तो जब एरिया फ्लैट हो जाएगा तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द होल सरफेस इनटू एन पैचेस सच दैट द एरिया ऑफ ईच पैच इज फ्लैट। इस सारी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लें और आपको क्या होगा, हर पैच का एरिया क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। और अगर एरिया फ्लैट हो गया तो फिर हम लोग फ्लक्स का ये वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे जिन एरियाज़ में हमने डिवाइड किया है, जिन पैचेज में डिवाइड किया है, उनमें हर किसी का एरिया लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पैच है, इसका एरिया डेल्टा ए वन है। ये सेकंड पैच है, इसका एरिया डेल्टा ए टू है। सो ऑन हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और जो लास्ट पैच होगा उसका एरिया क्या होगा, डेल्टा ए एन हो जाएगा। अब हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हमें एरिया नहीं बल्कि वेक्टर एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर पैच का वेक्टर एरिया भी लिख लेंगे। जैसे ये पैच का सरफेस एरिया, बेटे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर वेक्टर एरिया ड्रॉ करना है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जैसे ये सरफेस एरिया है, अगर मैं इसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा। दिस इज़ द वेक्टर एरिया। अगर ये हमारे पास सरफेस एरिया है तो इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ देन दिस विल बी द वेक्टर एरिया। तो बेटे याद रखिएगा, ये डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन, ये तो हमारे पास सरफेस एरिया है। बट हमें फ्लक्स के फॉर्मूले में वेक्टर एरियाज चाहिए। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज आएंगे वो डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू एंड सो ऑन डेल्टा ए एन, ये हमारे पास वेक्टर एरियाज आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करनी है। तो बेटे आप लोग इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक में ये बात कर रहे हो कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनेंगी, आउटवर्ड बनेंगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आउटवर्ड ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड बनाएं तो बेटे इस डायरेक्शन में बनेगी। मतलब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। और हर पैच के लिए कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन रही है, लेट्स से ये फर्स्ट पैच है, इसके एरिया को मैं बोल रहा हूँ ए वन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है बेटे उसको बोल लेते हैं ई वन। सिमिलरली ये वाला जो एरिया है इसको लेट्स से हम लोग कह लेते हैं ए टू, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो है ई टू, और ये वाला एरिया लेट्स से हम लोग कहते हैं ए एन है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो
ई एन है। तो हमने क्या किया, हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को भी डिस्क्राइब कर लिया। तो बेटे हर पैच के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज भी लिख दी गई हैं, E1, E2, E3 एंड सो ऑन En तक हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और डायरेक्शन मैंने बना दी हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। अब बेटे दो बातें हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी आ गई और एरिया, और इंटरेस्टिंग बात एरिया कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला हम लोग फ्लक्स का अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी तमाम पैचेस के लिए हम लोग फ्लक्स का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट पैच के लिए फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फ्लक्स का बेटे फार्मूला हम लोग चलें φ1 कह लेते हैं फर्स्ट पैच के लिए जो फ्लक्स है। तो फार्मूला क्या बनेगा, E1 डॉट डेल्टा A1, डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो बेटे जो ही हम लोग इसको लिखेंगे, सो दिस विल एक्चुअली द E1 डेल्टा A1 cos θ1, क्योंकि E A cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे बात करनी है भाई थीटा कितना बन रहा है। तो बेटे फर्स्ट पैच के लिए देखें, वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों वेक्टर्स आपको नजर आ रहा है सेम डायरेक्शन में है। तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एंगल जीरो पुट कर दें तो ये बनेगा E1 डेल्टा A1 cos θ1 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, 0 डिग्री लिख देंगे। तो जो ही हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो ही cos 0 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बेटे फर्स्ट पैच का जो हमारे पास फ्लक्स आएगा दैट विल बी E1 डेल्टा A1। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड पैच के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सेकंड पैच का फ्लक्स कैलकुलेट कर लें तो सेकंड पैच का फ्लक्स कितना होगा, आइए हम लोग सेकंड पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे सेकंड पैच का फ्लक्स भी बड़ा सिंपल फार्मूला होगा, आपको इसको φ2 बोलना है और ये होगा बेटे E2 डेल्टा A2, इन दोनों का ले लें डॉट प्रोडक्ट, और फिर डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो cos थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा E2 डेल्टा A2 cos θ2। अब इंटरेस्टिंग बात ये समझ लें बेटे, पैच नंबर 2 है, यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, यानी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी cos 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो सेकंड पैच का जो हमारे पास फ्लक्स आएगा दैट विल बी E2 डेल्टा A2, ये हमारे पास बेटे सेकंड पैच का फ्लक्स आ जाएगा। अब सिमिलरली इसी किस्म की थिंकिंग को अगर हम लोग एक्सटेंड करते जाएं, हमने फर्स्ट पैच का फ्लक्स कैलकुलेट किया, सेकंड पैच का फ्लक्स कैलकुलेट किया, सिमिलरली अगर हम लोग nth पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करें तो उसे हमें लिखना पड़ेगा φn, और दैट विल बी एक्चुअली En डेल्टा an, और इसमें भी cos थीटा, चूँकि थीटा 0 होना है तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जानी है, और फाइनली हमारे पास फ्लक्स ये आना। अब हमने सारे पैचेस का फ्लक्स मालूम कर लिया, हम लोग पता लगाने जा रहे थे इस पूरी सरफेस में कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तमाम फ्लक्स आए हैं इन्हें हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमें तमाम पैचेस के फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बेटे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उसको चलें हम लोग φe लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स को। उसके लिए हमें क्या करना है, तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड करना है, फर्स्ट पैच का फ्लक्स, सेकंड पैच का फ्लक्स और सो ऑन हमारे पास nth पैच का फ्लक्स। इन सारे फ्लक्स को आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लो। अब फर्स्ट पैच का फ्लक्स आपके पास आया था E1 डेल्टा A1, ये आपके पास फर्स्ट पैच का फ्लक्स था, प्लस सेकंड पैच का फ्लक्स दैट वाज E2 डेल्टा A2, और सो ऑन अगर हम लोग लास्ट पैच का फ्लक्स लिखेंगे तो दैट विल बी En डेल्टा AN। लें जी, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं इसे हम लोग। अभी तक हमारे पास टोटल फ्लक्स के लिए इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखनी है, क्योंकि जो शेप है वो सिमेट्रिकल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, हर जगह में आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी।
इस स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से। तो हम लोग एक बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह में सेम होगा, यानी अगर हम लोग E1 का मैग्नीट्यूड देख लें या बेटे E2 का मैग्नीट्यूड देख लें, मैग्नीट्यूड में ये सेम मिलेगा क्योंकि शेप जो है वो स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री की वजह से हर जगह में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिलेगी, उसका मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा तमाम जगहों में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जहाँ पर बेटे E1 आ रहा है, E2 आ रहा है या E3 आ रहा है, उसकी जगह में बेटे हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं, क्योंकि हर जगह में मैग्नीट्यूड बेटे क्या है, सेम है। तो हर जगह में हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं, E1 की जगह भी E लिख दें, E2 की जगह भी E लिख दें, ठीक है, E3 की जगह भी E लिख दें। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है, हमने बात की हर जगह में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। तो आप लोग क्या करो, वहाँ पे E1 E2 और E3 की बजाय E लिख दो सबकी जगह में, चूँकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर जगह में सेम है। अब देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा। जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा बेटे वो आएगा E1 की जगह में क्या लिख दें, E लिख दें, E डेल्टा A1 हो जाएगा प्लस E डेल्टा A2 हो जाएगा प्लस सो ऑन, जो लास्ट पैच है वो हो जाएगा E डेल्टा AN आ जाएगा हमारे पास। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग बेटे, चूँकि E सब में सेम है तो लिहाजा इसको हम लोग अलग से कॉमन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं E लिखूँ अलग से तो ये हमारे पास बाकी क्या बचेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन डेल्टा AN। अब एक और काम करें बेटे, इसको रख लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इससे नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बेटे, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन आई थी दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू E इंटू सम ऑफ द ऑल द एरियाज। तो अब यहाँ पे दो काम करें, एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें और दूसरा एरियाज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटे आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ये हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाए हैं। अब बाकी यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग डेल्टा A1 डेल्टा A2 और सो ऑन डेल्टा AN सबको सम कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। बेटे हम लोगों ने बात की थी कि ये जो पैचेस बनाए हैं हमने सारे स्फीयर को ही डिवाइड करके बनाए हैं। तो इसका मतलब है अगर हम इन पैचेस को सम करेंगे तो वापस में हमें पूरा स्फीयर मिलेगा या पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा। तो बेटे दो काम करें, इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² सब्स्टिट्यूट कर दें और ये जो तमाम एरियाज़ का सम आ रहा है दिस इज़ एक्चुअली द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। और याद कर लें टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r² होता है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी बेटे फ्लक्स इज इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और बेटे ये जो तमाम एरियाज़ का सम आ रहा है इसकी जगह टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर लिख सकते हैं और टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर की बात हम लोग कर चुके हैं दैट इज़ एक्चुअली 4 पाई r²। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कुछ फैक्टर्स कैंसिल होंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स के लिए फाइनली एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। फाई इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में हमारे पास बच रहा है Q और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है एप्सिलॉन 0। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो उस चार्ज के लिए हमारे पास कितना फ्लक्स पास करेगा उस क्लोज सरफेस में से, तो उसका हमारे पास बेटे फार्मूला आ गया Q/एप्सिलॉन 0। तो ये फ्लक्स का फाइनल फार्मूला याद कर लें, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इस फ्लक्स के एक्सप्रेशन को देख के हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर बेटा यही मैं फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो अभी हम लोगों ने देखा फ्लक्स की जगह में लिख सकते हैं Q ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। तो अगर हम लोग यहाँ पे Q के बारे में बात करें तो Q बेटे हमें पता है दैट इज़ एक्चुअली द चार्ज इन क्लोज इन दैट सरफेस। तो इसका मतलब है पहली बात तो ये पता चली कि जो फ्लक्स है ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। और एप्सिलॉन ज़ीरो आप लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ा हो कि एप्सिलॉन ज़ीरो मीडियम के लिए है। जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन ज़ीरो ये बता रहा है कि फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो दूसरा फैक्टर आएगा दैट विल बी द मीडियम। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट ड्राइव करें कि इस फॉर्मूले को देख के हमें क्या रिजल्ट्स पता चल रहे हैं, तो बेटे दो बातें हमें पता चल रही हैं कि ये जो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर एक तो डिपेंड कर रहा है द चार्ज इन क्लोज इन दैट सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है। और नंबर दो में बेटे याद रखिएगा ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, कि मीडियम कौन सा हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, ये हम रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। तो नंबर एक तो जो फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, और नंबर दो में डिपेंड कर रहा है मीडियम में। और बेटे याद रखिएगा ये कहीं पर भी हम लोगों ने ये बात नहीं की कि ये शेप या ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज बड़ी दफ़ा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है और किन पे डिपेंड नहीं करता। तो याद रखिएगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं पर भी शेप या ज्योमेट्री पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब अगर हम लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, तो हम लोग इससे नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास गॉसेस लॉ। तो हम लोग इसी को बुनियाद बना के हम बात करने जा रहे हैं गॉसेस लॉ के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं गॉसेस लॉ के बारे में। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली एक आर्टिकल पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। वहाँ पे हमने बात की कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हो, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा उसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। और हमने वहाँ पे बात की थी कि ये फ्लक्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस और मीडियम पे। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर मैं इसी चार्ज को उठा के एक इर्रेगुलर शेप के अंदर रख दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो अब मैं पूछूँ इस चार्ज की वजह से इस इर्रेगुलर शेप के अंदर कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो बेटे हम लोगों ने बात की थी कि चार्ज जब भी किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो वहाँ पे कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने इरेगुलर शेप के अंदर रख दिया है, चार्ज वही है Q है, मीडियम हमने एप्सिलॉन ज़ीरो ही रखा हुआ है। तो अभी इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स पास कर रहा हो इस चार्ज के अंदर, इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा दैट विल बी Q ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो, यानी फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी किस्म की बात को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो मैंने क्लोज सरफेस ली है और उसके अंदर कुछ चार्जेस रख दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है। अगर हम लोग बात करें कि चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम लोग बात कर चुके हैं अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो कितना फ्लक्स होगा। तो अगर हम Q1 की वजह से फ्लक्स लिखें तो बेटे दैट वन विल बी Q1 ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। बेटे हम लोग यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। सिमिलरली Q2 की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा, दैट विल बी Q2 ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। Q3 की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा, दैट विल बी Q3 ओवर एप्सिलॉन ज़ीरो। और अगर मैं बोलूँ ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हैं, मतलब एक और चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स से हम लोग उसे बोलते हैं Q4, और सिमिलरली अगर हम लोग बोलें बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं और लास्ट वाले चार्ज का नाम Qn है, तो इन n चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स होगा उसके बारे में है ये गॉसेस लॉ। लेकिन पहले हम लोग फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे।
तो पहले चार्ज की वजह से हमने फ्लक्स देख लिया Q1 ओवर एप्सिलॉन 0, दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स देखा Q2 ओवर एप्सिलॉन 0, तीसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स देखा Q3 ओवर एप्सिलॉन 0, और अभी जो मैंने चार्जेस प्लेस किए हैं Q4 की वजह से जो फ्लक्स होगा दैट विल बी Q4 ओवर एप्सिलॉन 0, और nth चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Qn ओवर एप्सिलॉन 0। तो ये बेटे हमने सारे चार्जेस के इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम बात करते हैं टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा। तो बेटे टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस हम लोग नाम दे देते हैं फाई ई का, और टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी फ्लक्स आए हैं इन तमाम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उन तमाम फ्लक्स को आप सिंपली क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इनको हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये आएगा टोटल फ्लक्स जो इन तमाम चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस में आ रहा है। उसके लिए हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बेटे इसको मज़ीद थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि टोटल फ्लक्स फाई ई लिख रहे हैं, इन सब में 1 ओवर एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर एप्सिलॉन 0 कॉमन लिख लें। बाकी क्या बच रहा है वो लिख लें। चार्जेस बच रहे हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन, इसको एक्सटेंड करते जाएं तो ये Qn तक हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब बेटे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 ओवर एप्सिलॉन 0, और अगर हम तमाम चार्जेस को सम कर लें Q1 को, Q2 को, Q3 को और Qn को, दिस इज़ एक्चुअली द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो हम लोग इसकी जगह में लिखने जा रहे हैं ये तमाम चार्जेस का अगर सम ले रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या है, जितना उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज मौजूद है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ एक्चुअली द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है वो हम लोग लिख देते हैं। तो बेटे अब हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो फाई ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0, और लेट से हम लोग बोल लेते हैं कि जो टोटल चार्ज उस सरफेस में मौजूद है उसको हम कैपिटल Q से डिनोट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है दिस इज़ एक्चुअली द गॉसेस लॉ। तो बेटे अब गॉसेस लॉ की हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, दिस वन सबसे पहली बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग दूसरी बात देख सकते हैं इक्वालिटी आ रही है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम, तीसरी बात आ रही है 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स। बेटे टाइम्स का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 ओवर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय, जैसे 2 टाइम्स द 3 बोलते हैं वैसे 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स। और व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है। दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज, यानी 1 ओवर एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ है। और अगर हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास बेटे टोटल फ्लक्स आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गॉसेस लॉ। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम इंशाल्लाह गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। फिल वक्त तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।